नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का चौथा पार्ट प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। वीडियो के इस पार्ट में पढ़ेंगे हम प्रतिरक्षा के बारे में और अगले पार्ट में हम जानेंगे रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह हमने दूसरे पार्ट मानव तंत्र में भी रक्त समूह एवं आरएच कारक के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरक्षा से आप समझ गए होंगे, प्रतिरक्षा मतलब हमारे शरीर से लड़ने वाली कोशिकाएं। अगर कोई भी रोग बाहर से आता है तो वो सर्वप्रथम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से टकराता है। फिर अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हल्का है, दमदार नहीं है, तो रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जैसे हम समझ लेते हैं, अगर कोई आतंकवादी आ रहा है अंदर, तो अगर हमारे पास हथियार होंगे और हम लड़ सकेंगे तो वो उसको हम मार देंगे और हम बच जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा। कोई भी रोग आता है बाहर से, सबसे पहले अंदर प्रतिरक्षा तंत्र से टकराता है और अगर रोग कमजोर है तो वो वहीं पे मर जाएगा। अगर रोग पावरफुल है तो वो अंदर आ जाएगा और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करके हमें रोग से ग्रस्त बना देगा। तो हम प्रतिरक्षा के बारे में अब इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरक्षा मतलब समझ गए होंगे आप का, कोई भी रोग बाहर से आता है तो उससे सर्वप्रथम लड़ने वाला जो तंत्र होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तो अब हम पहले समझते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान मतलब शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाएं एवं संबंधित तंत्र का अध्ययन। उन्मूलन मतलब रोग का उत्पन्न होना। तो शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाएं, रोग जब उत्पन्न होता है तो उससे होने वाली क्रियाएं एवं संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, आप इसको याद कर लीजिए। तो अब प्रतिरक्षा तंत्र के भी दो प्रकार है। तो दो कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। स्वाभाविक मतलब जो स्वतः ही कार्य करने लग जाती है, और उपार्जित मतलब अगर रोग हो गया है व्यक्ति को तो उससे बाहर से हम इंजेक्शन, दवाइयाँ, मेडिसिन जो भी देते हैं उसको, तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा में आती है। तो स्वाभाविक मतलब स्वतः ही, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तब से यह स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमारे शरीर में आती है, तो जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। इसे प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? तो सामान्य प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हो गए, कितने? एक तो स्वाभाविक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा सामान्य प्रतिरक्षा। तो आप तीनों अगर कोई भी नाम आ जाए, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो आप भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि स्वाभाविक प्रतिरक्षा का ही नाम है। तो यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान कार्य करती है। मैं आपको साधारण तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई रोग बाहर से आएगा तो अंदर ये जो स्वाभाविक सबसे पहले कौन सी कार्य करेगी? स्वाभाविक मतलब जो जन्म से हमारे अंदर है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा सबसे पहले स्वाभाविक से टकराएगा रोग। अगर रोग कमजोर है तो रोग नष्ट हो जाएगा और हम सुरक्षित रह पाएंगे, हमारे अंदर रोग नहीं आएगा। अगर रोग आ गया तो उसमें कई प्रकार के रोग होते हैं। हम रोज रोगों से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र लड़ता है, लेकिन हम रोज तो बीमार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। कभी कभी क्यों होते हैं? जब कोई दमदार कीटाणु हमारे अंदर आ जाए तब हम बीमार पड़ते हैं। तो ये क्या करती है? कोई भी हो सबके लिए समान कार्य करती है, ये भेदभाव नहीं करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है भेदभाव नहीं करती। कोई सा भी छोटा बड़ा या रोग आए, हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है प्रतिरक्षा की, वो उसी के अनुसार लड़ेगा। सबके लिए बराबर प्रोटेक्शन, बराबर तरीके से लड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा है, उसमें वो विशेष कार्य करती है हर रोग, हर कीटाणु के प्रति। तो आप समझ गए होंगे स्वाभाविक जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है सभी प्रतिजनों के विरुद्ध, प्रतिजन मतलब जो आने वाले रोग, तो सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान कार्य करती है, सभी के लिए समान कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए 4 सहायक कारक जो है, उसमें पहला है भौतिक अवरोधक। भौतिक मतलब आप समझ गए होंगे, त्वचा, नासिका, छिद्र, ये जो है अगर कोई भी रोग बाहर से आता है तो अगर वो त्वचा के जरिए आ रहा है तो त्वचा इसमें एक अवरोधक मतलब रोकने वाला। हम सड़क पे चलते हैं, हम अपनी गाड़ी लेके सड़क पे चलते हैं, अगर बीच में ब्रेकर आ गया तो वो अवरोधक का कार्य कर रहा है, मतलब रोक रहा है उसको। तो
प्रतिरक्षा में सबसे पहले आता है भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक मतलब जो प्रकृति ने दिए हुए हमारे शरीर के जो है, पहला है त्वचा, दूसरा नासिका छिद्र, पक्षमाप, सीलिया आदि श्लेष्मा ग्रंथियां हमारे नाक में पाई जाती है। तो त्वचा हो गई, नासिका हो गई, इनमें से अगर कोई रोग आ रहा है तो ये उस रोग को इनके स्तर तक रोक सकते हैं। दूसरा है रासायनिक अवरोधक। तो आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, रासायनिक अवरोधक में आएगा पहले आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल। तो आपको पता होगा हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिसका सूत्र क्या है? HCl। रासायनिक अवरोधक में जो दूसरा रोकने वाला जो है, पहला है आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl। तो दूसरा है योनि का अम्लीय वातावरण। तो योनि का अम्लीय वातावरण, योनि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कौन से जीवाणु करते हैं योनि में? लैक्टोबैसिलस। मित्रों कौन से जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? योनि में। तो योनि का वातावरण भी अम्लीय वातावरण होता है। तीसरा जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में अवरोधक है उसका नाम है कोशिका अवरोधक। आप कोशिका से मुखातिब हुए होंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो उनमें महाभक्षक, तो हमने पढ़ा था अगर जो रक्त कोशिकाएं हैं 3 प्रकार की होती है, उनमें हमारे शरीर को प्रतिरक्षा कौन प्रदान करती है? WBC, जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। तो वो उनमें है महाभक्षक, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में आने वाले रोगाणु से लड़ती है। अगर ये दमदार है और रोगाणु कमजोर है तो हम रोग से ग्रसित नहीं होंगे, और अगर रोग दमदार है और इनका कार्य फेल हो गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे फिर। तो इसमें जो चौथा जो होता है ज्वर, सूजन। अगर कोई रोग होता है तो पहला ज्वर मतलब बुखार। हम साधारण तरीके से कभी भी हमें बुखार आता है तो वो बुखार आने के बाद ठीक हो जाता है। तो यह स्वाभाविक प्रतिरक्षा का ये चौथा कारक है। सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। आपने सुना होगा अगर कोई भी मतलब सांप काट लेता है तो सूजन आ जाती है। तो ये भी इसका एक भाग है। तो साथियों हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा में भी पहला जो है नाम है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जो भाग है वो पढ़ा था। तो इसमें हमने प्रतिरक्षा विज्ञान में पढ़ा था शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाएं एवं संबंधित तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आपको पता होगा पार्ट 4 में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 3 नंबर के आएंगे। तीनों 1-1 नंबर के आएंगे, यानी कि 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे तीनों 3 नंबर के होंगे, मतलब 1-1 नंबर का 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1 नंबर का ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, प्रतिरक्षा विज्ञान किससे कहते हैं? तो शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाएं एवं संबंधित तंत्र का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। इसके 2 प्रकार है प्रतिरक्षा के, स्वाभाविक, दूसरा उपार्जित। स्वाभाविक, उपार्जित। स्वाभाविक मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है कि आप इनसे निपटो। अगर कोई हल्का फुल्का रोग है तो इनसे निपट लेंगे। फिर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना में हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो वो पहले वायरस से लड़ेगा, और फिर अगर मजबूत है तो वायरस उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अगर कमज़ोर है किसी व्यक्ति में तो उसे वायरस से वो ग्रसित हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक में हमने पढ़ा था यह जन्मजात है, यानी प्रकृति की देन है। इसके भी फिर 4 कारक है, भौतिक, रासायनिक, कोशिका अवरोधक, ज्वर, सूजन आदि। तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, यानी कि हम जो बाहर से अगर कोई रोग आ गया, जैसे कोरोना वायरस जैसी कोई भी बीमारी आ गई, तो उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो लड़ेगा तो होगा ही नहीं। अगर हो ही गया तो फिर उपार्जित, यानी कि हम बाहर से लगाएंगे, टीकाकरण लगाएंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित मतलब नाम से ही स्पष्ट है, बाहर से प्रविष्ट करा जाने वाले प्रतिरक्षी। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक बाहर पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट कार्य करता है। मतलब अगर कोई बाहर से प्रतिजन आएगा तो उसके लिए जो भी पोषक तत्व होगा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में, वह विशेष प्रकार से उसके लिए कार्य करेगा। तो इसकी परिभाषा ये हो गई। इसमें प्रतिरक्षा का निर्माण किया जाता है। इसमें शरीर में फिर बाहर से हम जो भी टीके या जो भी मेडिसिन लगा देते हैं वो अंदर जाके प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। स्वाभाविक में क्या था, शरीर खुद बना लेता है। इसमें क्या है, हमें बाहर से कुछ देना पड़ता है, फिर अंदर जाके शरीर निर्माण करता है। शरीर जाके प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, फिर प्रतिजन को नष्ट करता है। तो
ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट क्रिया करते हैं, जिसे CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, आप इसको याद कर लीजिए, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। तो इसमें क्या है, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जो भी प्रतिजन बाहर से आएगा, प्रतिरक्षी, तो आप इसमें डिस्टर्ब ना हो। प्रतिरक्षी मतलब रक्षा करने वाला बाहर तो होगा नहीं, अंदर होगा शरीर के अंदर। तो प्रतिरक्षी शरीर के अंदर होता है और जो प्रतिजन होता है वो बाहर होता है। तो प्रतिजन बाहर होता है, तो इसमें ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ, प्रतिरक्षी का हमारे शरीर में होते हैं, तो प्रतिजन बाहर से आएगा तो उसके साथ हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी होता है वो विशेष प्रकार से कार्य करता है। उसमें तो सभी के लिए समान था, तो विशेष प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, जिससे CMI सक्रिय होती है यानी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। तो इसके भी उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं, पहला सक्रिय यानी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा निष्क्रिय इम्यूनिटी। तो पहला सक्रिय प्रतिरक्षा में हम पढ़ेंगे ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। शरीर स्वयं मतलब हमारा जो मानव शरीर है उसमें पहले प्रतिजन आएगा, तो प्रतिजन बाहर से जो भी रोग आएगा उसके अंदर प्रतिरक्षा जो होती है, हम जो भी बाहर से टीका या मेडिसिन देते हैं वो अंदर जाके मतलब बाहर कम मेहनत करनी पड़ती है और शरीर उसमें थोड़ी मदद करता है, तो शरीर निर्माण करता है प्रतिरक्षी फिर प्रतिजन से क्रिया करके प्रतिजन को मार दिए। तो ये हो गई सक्रिय। निष्क्रिय मतलब शरीर जो है प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता है। इसमें शरीर बोल देता है कि मेरे से नहीं होगा, आप ही बाहर जाल बना के अंदर भेज दो, जिससे वो बिछा देगा और प्रतिजन बाहर ही नष्ट हो जाएगा। तो इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बाहर से प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए टिटेनस और डिप्थीरिया, यानी टिटेनस का जो टीका होता है वो पहले एडवांस में लगा दिया जाता है, फिर जो बाहर से रोग आएगा वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, यानी शरीर को भी मदद नहीं करनी पड़ेगी और वो इंजेक्शन काम कर लेगा। यानी हमने उपार्जित प्रतिरक्षा में इसके दो प्रकार है, सक्रिय निष्क्रिय, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी। तो मित्रों अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु है जो शरीर में प्रवेश के बाद भी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करने के बाद प्रतिरक्षी हेतु प्रेरित करता है। तो मतलब प्रतिजन जो है ये बाहर का जो पदार्थ होता है, प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, फिर बी लसिका कोशिका को किसमें बदलता है, बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलता है, फिर प्रतिरक्षी हेतु प्रेरित करती है। तो प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है, बी लसिका कोशिका। तो बी लसिका कोशिका तो प्लाज्मा कोशिका में बदल जाएगी, मतलब बी लसिका कोशिका जो होती है हमारे शरीर में, प्रतिजन आता है शरीर के अंदर, बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलता है पहले, फिर प्रतिरक्षी हेतु प्रेरित करती है। प्रतिरक्षी बनाना पड़ेगा, पहले से तो होगा नहीं, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन प्रेरित करता है, प्लाज्मा कोशिका जो होती है उससे प्रतिजन कहलवाएगा कि प्रतिरक्षी का निर्माण करो। तो फिर हमारे शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। तो प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो बी लसिका के द्वारा बनता है। तो प्रतिरक्षी किससे बनता है, ये जो बी लसिका कोशिका जो होती है इसके द्वारा बनता है। प्लाज्मा कोशिका तो प्रेरित करती है इसको, बी लसिका को, प्रतिरक्षी बनाओ, तो फिर प्रतिरक्षी बनता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिजन के बारे में। तो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है, मतलब शरीर के बाहर का पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश करता है। बाहरी पदार्थ जिसका भार होता है 6000 डाल्टन, कितना होता है, जिसका प्रतिजन का अगर परीक्षा में आ जाएगी आणविक भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 6000 डाल्टन होता है। तो और एक भी प्रश्न और बन सकता है कि प्रतिजन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो प्रतिजन मिलकर बना होता है प्रोटीन, लिपिड, लैक्टिक अम्ल आदि से मिलकर बना होता है। तो प्रतिजन किससे बनता है, प्रोटीन, लिपिड, लैक्टिक अम्ल आदि से मिलकर, और प्रवेश के बाद स्वाभाविक प्रतिरक्षा से सामना होता है।
तो प्रतिजन अभी शरीर के बाहर है, फिर शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम उसकी लड़ाई किससे होगी? स्वाभाविक, यानी जो शरीर में पहले से ही है प्रतिरक्षा, उससे उसका सामना होगा। अगर प्रतिजन कमजोर होगा तो प्रतिजन का वहीं पे विनाश हो जाएगा। फिर अगर विनाश नहीं हो रहा है, प्रतिजन शक्तिशाली है और अंदर का स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो स्वाभाविक अब किसके ऊपर आश्रित होगा? उपार्जित पे। जो बाहर से टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन, जिसके ऊपर आश्रित होगा, तो फिर स्वाभाविक को छोड़कर प्रतिजन उपार्जित प्रतिरक्षा से सामना करेगा। प्रतिजन के कुछ अंश ही प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं। प्रतिजन जो हमारे शरीर से बाहर से आता है तो आके क्या करेगा? पहले प्रतिरक्षा से तो सामना करेगा, तो प्रतिरक्षा में क्या प्रतिजन, पूरा प्रतिजन जाके नहीं जुड़ता है, इसके कुछ अंश होते हैं, छोटे छोटे अंश जो जाके प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक बोलते हैं। प्रतिजन के कुछ अंश प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं जिन्हें एंटीजनी निर्धारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक। अगर परीक्षा में आ जाए कि एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं, तो आपको सीधा यही लिखना है कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में नहीं जुड़कर, वरन इसके कुछ छोटे अंश ही प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, जिन्हें एंटीजनी निर्धारक बोलते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक पाए जाते हैं। तो प्रतिजन किनसे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है। तो एक प्रोटीन यानी एक प्रतिजन के छोटा अंश में एंटीजनी जो निर्धारक होते हैं, कुछ अंश प्रतिजन के, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? एंटीजन की संयोजकता। कई एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन की संयोजकता बोलते हैं। अधिकांश जीवाणु में एंटीजन की संयोजकता 100 या 100 से अधिक होती है। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं उनमें एंटीजन की संयोजकता जो होती है वो 100 या 100 से ज़्यादा होती है। अब हम प्रतिजन के जो भाग है, 4, ये जो प्रक्रिया है प्रतिजन का शरीर के अंदर आना और उसका नष्ट होना, यह 4 प्रक्रियाओं में संपादित होती है। पहली प्रक्रिया है अंतर्निहित एवं बाह्य प्रतिजन की पहचान। हमारा शरीर जो है पहले ये पहचानेगा जो बाहर से आया है, जो प्रतिजन है जो शरीर के अंदर का ही है कि पहले और नया आ गया है बाहर से, तो सबसे पहले तो पहचान करेगा, उसको देखेगा कि अंदर का एक बाहर का है प्रतिजन, तो पहले उसको देखेगा। फिर एंटीजन की संरचनाओं के अनुसार प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। एंटीजन की संयोजकता किसे बोलते हैं? एक प्रोटीन में कई एंटीजन यानी जो अंश होते हैं प्रतिजन के, उसकी संयोजकता देखेगा, गिनेगा कितने लोग हैं, तो फिर उसके अनुसार विलसिका कोशिका को प्रेरित करेगा कि आप प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षा का निर्माण करो। फिर तीसरा जो स्टेप है, प्लाज्मा द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण किया जाता है। फिर वो अलर्ट हो जाएगा कि इतने लोग हैं, इतने जीवाणु हैं, उनको मारने हैं, तो कितने प्रतिरक्षी चाहिए, तो वो प्लाज्मा द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण होगा तीसरी बार में। फिर चौथा जो स्टेप है इसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी का आमना सामना होगा, यानी लड़ाई होगी। फिर प्रतिजन अगर हल्का है तो प्रतिजन का वहीं पे विनाश हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आप, जैसे किसी जगह पे आतंकवादी आ रहे हैं बाहर से, तो आएंगे तो हमारे जो जवान हैं वो उन्हें पहचानेंगे कि कहाँ के हैं ये, सबसे पहले पहचानेंगे। वही रूप हमारे शरीर में है, शरीर पहचानेगा कौन से प्रतिजन है, पहले पहचानेगा, फिर बोलेगा कि इतने हथियार चाहिए, इतने लोग हैं, ठीक है। फिर एंटीजन संरचना इनको देके प्रतिरक्षी को प्रेरित करेगा कि इतने लोग हैं, उनको मारो। फिर प्लाज्मा द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। फिर जो भी हथियार होंगे उनको लाके जल्दी उन्हें सौंपा जाएगा। फिर प्रतिजन उनका दोनों का आमना सामना होगा, और फिर अगर सामने वाला जो दल है वो कमज़ोर है तो वो स्वतः ही मर जाएगा। तो प्रतिजन के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। कुछ लोग बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन यानी बाहर के होते हैं। जन मतलब आदमी, प्रति मतलब एंटी, उनके विरुद्ध, तो विरुद्ध बाहर होगा, अंदर तो होगा नहीं। तो प्रतिजन बाहरी पदार्थ होते हैं जिनका भार 6000 डाल्टन होता है। कितना? 6000 डाल्टन प्रतिजन का भार होता है। तो प्रतिजन किससे बनता है? क्या होता है? प्रतिजन बनता है प्रोटीन, लिपिड, लैक्टिक अम्ल आदि से मिलकर प्रतिजन का निर्माण होता है। प्रवेश के बाद स्वाभाविक से शरीर अंदर प्रवेश करेगा, फिर शरीर के तौर पे जितनी सुरक्षा होगी वो शरीर करेगा स्वाभाविक। फिर अगर शरीर से कुछ नहीं हो रहा तो वो उपार्जित को बोलेगा कि आप बाहर से लाओ अंदर, वरना शरीर
रोगाणु से ग्रस्त हो जाएगा। तो फिर उपार्जित से सामना होता है। प्रतिजन के कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं जिन्हें एंटीजन निर्धारक कहते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होते हैं। फिर इनके 4 स्टेप है इनका सामना होना, तो आप समझ गए होंगे आशा है। अब हम आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ आपके लिए नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।